बहुत लेट तक मैं सो पाया था। बहुत सारे रिकॉर्डिंग्स करने थे मुझे, वीडियोस वगैरह। मेरी लाइव क्लास भी 11:15 पौने 11:30 तक खत्म हुई थी। तो भाई मैं अप्रॉक्स 3 बजे सोया था, इसीलिए मैं टाइम से नहीं जग पाया। तो भाई मैंने क्लास के टाइम को थोड़ा सा चेंज कर लिया था ना। गुड मॉर्निंग, फाइनली मैं आप लोग के बीच उपस्थित हो चुका हूँ। कैसे हैं आप? अक्षय कुमारी हैं, सोनम कुमारी है, विपुल कुमार जी हैं, कोमल कुमारी हैं, पप्पू हैं, बिट्टू हैं, संदेश हैं, विकास कुमार जी हैं, धीरज कुमार जी हैं, बहुत सारे बच्चे हैं। कैसे हैं आप लोग? एक बार बताइए जल्दी से। गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लो भाई, फिर से बगल में डीजे बजना स्टार्ट हो गया। चलिए, कैसे हैं आप लोग? मस्त है, बढ़िया है। हम ये आशा करते हैं, हम ये उम्मीद करते हैं कि मेरे बच्चे आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, तो आज हमारा स्टार्ट होने जा रहा है बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए। और जो साइंस का हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं तांडव। क्या स्टार्ट हुआ? तांडव। और इसके तांडव में हम लोग कैसे क्वेश्चन को देखते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखिए कैसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो बच्चों, तांडव में हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। कहते हैं जब बगल में डीजे बजता है ना, तो या तो टीचर भाई पढ़ाते पढ़ाते डांस कर सकता है, या डांस करते करते पढ़ा सकता है। बस यही हो रहा है कि नहीं है? चलो, अपनी माँ का पूजा करना बहुत अच्छी बात है। हमने भी माँ का पूजा किया है, आप देख सकते हैं, और माँ का दर्शन कर लीजिए। माँ का पूजा बच्चों एक अलग चीज है, लेकिन माँ की पूजा के नाम पर नौटंकी करना वो अलग चीज है। ठीक है ना? कि भाई बजा रहे हो फालतू का, है ना, फालतू के बहुत सारे सॉन्ग्स बजा रहे हो, भोजपुरी। आ जाओ। तो बच्चों, इस सीरीज से हम लोग कितने नंबर कंप्लीट करेंगे? आप लोग बताइए जल्दी से, कितने नंबर कंप्लीट करेंगे हम लोग इस सीरीज से? तो हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं फाइनली 24 नंबर्स, है ना। 24 नंबर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं, है ना। और इसका डे नंबर 1 स्टार्ट है, यानी आज बच्चों हमारा साइंस का डे नंबर 1 है ना। साइंस और मैथ्स ही बेसिकली हमें पढ़ना है। हिंदी और संस्कृत तो हम एक एक लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो बच्चों मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सभी लोग इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करेंगे, SHARE, सभी दोस्तों के पास व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर प्लीज आप लोग शेयर कर देना। सेशन को लाइक कर देना। फटाफट से क्लास को स्टार्ट करते हैं, और कॉपी कलम लेकर बैठ जाइए सब लोग। सब लोग कॉपी कलम लेकर बैठिए। फटाफट मुझे बताइए हाउ इज द जोश। जहां कमेंट बॉक्स में जहां कमेंट करते हैं वहीं पर एक ऑप्शन है बच्चों कि बताओ हाउ इज द जोश। आपके अंदर आज के सेशन को लेकर कितना जोश है? 5000 बच्चों ने कहा है यस गुरुजी, बहुत बढ़िया जोश है। गुरुजी मैं आपका वीडियो डालता हूं, दिक्कत नहीं ना? बिल्कुल दिक्कत है बच्चों, है ना। मेरी वीडियोस को बहुत अलग तरीके से पेश किया जाता है। बच्चों में भ्रमित होता है तो कोई भी वीडियो नहीं मत डालना फालतू का, खास करके मेरी लाइव वीडियोस मत डालना, ठीक है। हां, अगर कट करके कुछ मेरे इंपॉर्टेंट पार्ट्स को मैं जो कहता हूं क्लास में, अगर वो आप अपलोड करते हो, दिस इज नॉट, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मेरी प्रॉपर वीडियो उठा करके अपने चैनल पर लाइव स्ट्रीम करते हो तो देखो ये गलत चीज है। मैं इसके लिए मना करता हूं आप सभी को। हमारी टीम के द्वारा हो सकता है भाई आपकी वीडियो को हटा दिया जाए, ठीक है ना। हां, मत करना, प्लीज मत करना ऐसा। चलो स्टार्ट करें, बच्चों, शुरू करें? बताओ यस और नो, शुरू करें? आइए तो बच्चों, हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और गणेश जी का सवाल लेते हैं सबसे पहले सुबह सुबह टाइम में। मां शारदे को नमन करते हैं, जय मां शारदे बच्चों। उसके बाद बहुत ही प्यारा सा मोटिवेशन है, बातों से नहीं रातों से लड़ने की तैयारी। हां, रामबाण तांडव और अंतिम प्रहार की बारी है। तो बातों से नहीं रातों से लड़ेंगे, बहुत मेहनत करेंगे बच्चों। और फाइनली आप लोगों को पता है आज एक सूचना जो बिहार के हर एक बच्चे तक पहुंचाना है। कंप्लीट रूप से ये बताओ कि भाई आज 9th क्लास का बैच है जिसका नाम है पहल बैच। मेरे बच्चे पहल बैच बच्चों, जो क्लास 9 का है, और जो क्लास 10 का बैच है बच्चों जिसका नाम है ड्रीम 450 प्लस बैच। ये दोनों बैच आज अनाउंस होने वाला है, लॉन्च होने वाला है। बिहार के लाखों बच्चों का इंतजार पूरा होने वाला है। आमंत्रण स्वीकार कीजिए, आप लोग भी शाम को आइएगा। एक सूचना बस मैं आप लोगों से चाह रहा था, एक सलाह चाह रहा था कि जो 10th वाले बच्चे हैं उनकी इस बार फी कितनी होनी चाहिए बच्चों? बताओ। 10th है ना, 10th ड्रीम 450 प्लस बैच की फी, है ना। मेरे बच्चे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि इसमें आपको पता है कि मैं जो आप लोगों को पढ़ाया हूं, सबसे पहले तो लाइव बैच दूंगा 2027 का। लाइव बैच उन बच्चों को दूंगा मैं। उसके बाद जो आप लोगों को पढ़ाया ये बैच भी उन लोगों को मिलने वाला है। तो रिकॉर्डेड बैच भी मैं दूंगा। उसके बाद मेरे बच्चे क्रैश कोर्स में, जैसे मैंने आप लोगों से फीस नहीं लिया था उनसे भी नहीं लूंगा। एग्जाम सारथी भी मैं जैसे आप लोगों को पढ़ा रहा हूं उनको भी पढ़ाऊंगा। ये सारी बैचेस होंगे। कितनी फीस होनी चाहिए कंप्लीटली बताओ? सर 749 रुपए, 999 रुपए होने चाहिए, 999। चलो बच्चों, बहुत 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 आभार आप सभी का। आप लोगों ने प्रतिक्रिया दिया मुझे कि उनकी फीस कितनी होनी चाहिए। मैं आप लोगों को से वादा करता हूं कि मेरी फीस मेरे बच्चों, है ना, या तो इसके समकक्ष या इससे कम ही होगी बच्चों, ठीक है ना। तो आप लोगों ने जब कहा है तो मैं आप लोगों की बातों को नहीं टालूंगा। या तो हाईएस्ट मेरी फीस 999 के आसपास होगी या उससे कम होगी, ठीक है। हाँ, आप लोगों ने कहा है, मैं आपकी बातों को नहीं टाल सकता हूँ। आपकी बातें सराखों पर होंगी हमेशा, ठीक है ना। चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले साइंस में। मेरे बच्चे आज रेडी? यस और नो? बहुत बढ़िया, सब लोग रेडी होंगे। और हम लोग साइंस को ऐसे नहीं कि बच्चों मिक्स नहीं कर रहे हैं, हम लोग फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। तो पहले आज हम लोग फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। फिजिक्स के जितने क्वेश्चंस लगभग हो सकते हैं, लगभग आधा फिजिक्स बच्चों, आधा फिजिक्स चैप्टर 3 तक बच्चों आज फिजिक्स के शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे, या 4 तक भी हो सकता है, ठीक है ना। शुरू करते हैं। चलो भाई, सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। रेडी आप लोग? रेडी है सब लोग? रेडी है? आ जाओ। तो पहला सवाल, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, इस वर्ष के पेपर के लिए नोट कीजिएगा और तैयारी कीजिएगा। पहला सवाल का फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये है बच्चों कि किरण पुंज किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं? क्या आप लोगों में से सभी बच्चों को ये क्वेश्चन तैयारी है? ये बताओ, किरण पुंज किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं? मैंने कई बार आप लोगों को बताया होगा किरण पुंज के विषय में। किरण पुंज किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो बताओ भैया, मैंने बताया होगा ना कि किरणों के समूह को क्या कहते हैं? ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे, किरणों के समूह को क्या कहते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब पूछा गया है कि ये कितने प्रकार के होते हैं, तो लिखेंगे मेरे बच्चे, लिखेंगे हम लोग कि किरण पुंज, है ना, किरण पुंज कितने प्रकार के मेरे बच्चे? 3 प्रकार के होते हैं, ना। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, है ना, होते हैं। चलिए, जब हम, है ना, किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, बताओ कौन कौन सा होता है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखना। तो सबसे पहला किरण पुंज होता है, देखो सिर्फ नाम पूछा है, सबसे पहला होता है मेरे बच्चे अपसारी किरण पुंज, ठीक है ना। दूसरा होता है अपसारी में क्या होता है, एक जगह से किरणें निकलकर फैलती हुई प्रतीत होती हैं, लाइक दिस बच्चों, इस प्रकार से। दूसरा क्या होता है बच्चों बताओ? दूसरा होता है अभिसारी। अभिसारी में क्या होता है? ऐसा लगता है जैसे हर जगह से आकर चीजें एक जगह ही मिल रही हैं, है ना, इसे बोलते हैं इसे बोलते हैं अभिसारी। और नंबर तीसरा होता है समांतर किरण पुंज। क्या होता है? समांतर, जहां पर किरणें एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। चलो, तो ये 3 प्रकार के किरण पुंज होते हैं। अगर ये सवाल पूछा जाए आपके पेपर में तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने तैयारी कर रखा है इस क्वेश्चन का? अगर सवाल पूछा जाता है किरण पुंज किसे कहते हैं या कितने प्रकार के होते हैं, हो जाएगा बच्चों? तो जल्दी से बताओ, यस और नो, यस या नो, फटाफट से बताइए बच्चों। हो जाएगा? यस गुरुजी, हो जाएगा। चलिए, तो किरण पुंज के विषय में अगर आपसे पूछा जाए तो आपको लिखना क्या है बच्चों? सबसे पहले उत्तर सुनिएगा, लिखना है कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, जैसा मैंने लिखा है। उसके बाद ये मुख्यतः में आदत का होगा। मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा होता है समांतर किरण पुंज, और फिर होता है अभिसारी किरण पुंज। ये इसका ऑर्डर आगे पीछे ऊपर नीचे हो सकता है। अतः सेकंड क्वेश्चन में, सेकंड क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखिए। नोट कीजिएगा, संजय सर ने बताया है MVVI प्रश्न है 2026 में 100% आने के चांसेस हैं। पहली पाली या दूसरी पाली में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम को लिखें। तो चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम को। तो पहले हम लोग फिगर बनाएंगे बच्चों। सबसे पहले क्या बनाएंगे? प्यारा सा फिगर बनाएंगे जहां हम लिखेंगे कि मेरे प्यारे बच्चों, ये
प्लेन है, ये हमारा एक प्लेन है यानी समतल है बच्चों, समतल है और जो किरणें आती हैं हम उन्हें कहते हैं आपतित किरण। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्यारे बच्चों आपतित किरण और जो किरणें वापस टकराकर मुड़ती हैं, जो किरणें टकराकर मुड़ती हैं हम इन्हें कहते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं बच्चों? हम इन्हें बोलेंगे परावर्तित किरण और बीच में इन दोनों के बीच में हम एक नॉर्मल को डालते हैं, हम इन्हें कहते हैं अभिलंब बच्चों। अभिलंब नॉर्मल है, एन लिख देते हैं, यहाँ ओ लिख देते हैं, ये ए होता है और ये हमारा बी होता है। मेरे बच्चे इन दोनों के बीच के एंगल को हम क्या कहते हैं? गुरुजी इनके बीच के एंगल को हम कोण आई कहते हैं, इनके बीच के एंगल को कोण आर कहते हैं। मेरे बच्चे ये प्यार से हमारा आपतन कोण होता है, ये प्यार से हमारा परावर्तन कोण होता है। तो प्यारे बच्चों ये हमारा फिगर का पार्ट था। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने फिगर के पार्ट को कंप्लीट कर लिया हो गया बच्चों। तो जल्दी से बताओ प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो हम लिखेंगे बच्चों 2 नियम है ना, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं क्योंकि वहां लिखा हुआ है। तो 2 नियम निम्न है मेरे बच्चे, 2 नियम निम्न है। सबसे पहला नियम बताओ कौन सा है? तो सबसे पहला नियम यही कहता है कि बच्चों हमारा जो आपतन कोण होता है, हमारा जो आपतन कोण होता है वो बराबर होता है परावर्तन कोण का। आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। सेकंड नियम यही है बच्चों कि जो आपतित किरण होती है हम लिखेंगे आपतित किरण कॉमा लिखेंगे मेरे बच्चे परावर्तित किरण, आपतित किरण कॉमा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, एवं आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब, खींचे गए अभिलंब, खींचे गए अभिलंब तीनों एक ही सतह पर, तीनों एक ही सतह पर होते हैं, एक ही सतह पर होते हैं। चलिए कौन कौन ऐसे विद्यार्थी जी हैं जो मेरे साथ में इस क्वेश्चन को इजीली लिख पाएंगे? जल्दी से एक बार यस लिखकर भेजिए कि सर इजीली हम लोग लिख पाएंगे फटाफट से। प्रकाश के परावर्तन का क्वेश्चन इस वर्ष पेपर में आएगा और बच्चों ने पूछा है गुरुजी क्या इसका फिगर बनाना है? हाँ बच्चों फिगर 100% ये बनाना है, ये फिगर 100% आपको बनाना है पेपर में। चलिए हो जाएगा तो जल्दी से बता दो यस 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 गुरुजी हो जाएगा, फटाफट से बताएंगे मेरे सभी बच्चे यस गुरुजी हो जाएगा। ये क्या चलिए बात इसको हम यहाँ पर बोलती लिख सकते हैं। रही प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम मुख्य होते हैं। सबसे पहला नियम यही कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसमें एंगल दोनों इक्वल होते हैं। आपतित किरण परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल सतह पर होते हैं। ये दोनों चीजें याद रखनी है, साथ में बस फिगर आपको याद करना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन जो फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन ये है बच्चों, नोट कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा। क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं? आप लोगों में से बहुत बच्चों को पता होगा सर फिगर किससे बनाने हैं? सारे फिगर्स पेंसिल से बनाने हैं। जल्दी मुझे बताओ गोलीय दर्पण के बारे में। संजय सर गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह कैसा बताओ है ना? गोलीय दर्पण के बारे में लिखना बच्चों। गोलीय दर्पण हम किस दर्पण को कहते हैं? गोलीय दर्पण पूछा गया है मेरे बच्चे, गोलीय दर्पण के विषय में क्या पूछा है? गोलीय दर्पण हम किसे कहते हैं? तो कहते हैं बच्चों गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, कहते हैं उस दर्पण को कहते हैं, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, उस दर्पण को कहते हैं है ना, कहते हैं जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक सतह है ना, जिसका परावर्तक सतह बताओ बच्चों, जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का, जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग हो, जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का, जल्दी बताइए, किसी खोखले गोले का एक भाग हो, है ना, खोखले गोले का भाग हो बच्चों। तो आप देख सकते हैं बहुत प्यार से कि उस दर्पण को कहते हैं, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग हो, किसी खोखले गोले का क्या हो बच्चों? खोखले गोले का भाग हो। मेरे बच्चों बताओ यहाँ कितने प्रकार के होते हैं? गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो लिखेंगे मेरे बच्चे कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण मुख्यतः क्या लिखते हैं बच्चों? गोलीय दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। बताओ बच्चों कौन कौन सा है? गोलीय दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 में सबसे पहला आता है अवतल, सबसे पहला आता है अवतल दर्पण, ठीक है ना, अवतल दर्पण मेरे बच्चे यानी कि कॉनकेव मिरर है ना, कॉनकेव मिरर। और दूसरा क्या होता है मेरे बच्चे? उत्तल दर्पण, दूसरा होता है उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स है ना, कॉन्वेक्स मिरर है ना, कॉन्वेक्स मिरर। तो बच्चों याद रखिएगा कि 2 प्रकार के होते हैं। हो जाएगा जल्दी से। चलिए यहाँ पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हमने? गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसकी परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होती है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल। चलिए अगर ये सवाल 2026 के पेपर में आया तो हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे 25 में बहुत इजी पेपर आया था, इतना इजी तो नहीं आना चाहिए, फिर मजा नहीं आएगा, थोड़ा सा टफ होना चाहिए, ठीक है ना। कितने बच्चों ने 2025 का साइंस का पेपर देखा है? हाथ उठाओ फटाफट सर, है ना, जल्दी बताओ फटाफट तेजी में। सर आप खुद उतना टाइम लगा रहे हैं, दोबारा लिख करके पैनल पीडीएफ से ही बताइए सर, वैसे टाइम कम लगेगा। अच्छा आप खुद उतना टाइम लगा रहे हैं, दोबारा लिख के पैनल पीडीएफ से ही पढ़ा दीजिए, ठीक है। तो वही तो मैं सोच रहा हूँ, क्या पैनल पीडीएफ से पढ़ा दूं बच्चों? बताओ क्या टाइम बचाएं हम डायरेक्ट पैनल पीडीएफ से, है ना? बताओ डायरेक्ट पैनल पीडीएफ से पढ़ा दें, बोलो यस और नो, है ना, क्योंकि ये भी मेरा लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि भाई किसी किताब से उठाया हुआ, मेरे खुद का लिखा हुआ है। जल्दी से सब लोग अगर चाहते हो गुरुजी कि टाइम बचे, ज्यादा क्वेश्चन पढ़ना है तो प्यारा प्यारा जल्दी से यस यस लिख के कमेंट बॉक्स भर दो गुरुजी, डायरेक्ट पैनल पीडीएफ से पढ़ा दीजिए, हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपका लिखा हुआ ये चीज है। जल्दी से यस यस लिखकर पूरा कमेंट बॉक्स भर दीजिए कि सर हमारा समय बचेगा, आप डायरेक्ट पैनल पीडीएफ से पढ़ा दो मुझे, ठीक है। सब लोग यस यस लिख रहे हैं, कुछ बच्चे नो लिख रहे हैं, हाँ थोड़ा समय बचेगा अगर आप बोलोगे तो, ठीक है ना, क्योंकि हाँ अच्छा कहा भाई ने कि सर ज्यादा हम लोग पढ़ पाएंगे। एक होता है क्या किसी बुक का आंसर, एक होता है टीचर के खुद का आंसर, दिस इज माय आंसर, ये मेरा आंसर है। चलो भाई तो मैं वही करता हूं, जहां पर मुझे लगेगा तो समझा दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चों, क्वेश्चन पूछा गया है पर मुझे मजा नहीं आता उस तरह से। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बच्चों कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या और उसकी फोकस दूरी में क्या संबंध है? ये पेपर में पूछा जाता है, दोनों में क्या संबंध है मेरे बच्चे? आप सब लोग जानते हैं संबंध पूछा वक्रता त्रिज्या, क्या पूछा है? वक्रता त्रिज्या, जिसको शॉर्टकट में हम रेडियस यानी r से बच्चों सूचित करते हैं। और दूसरा बोला है क्या ना, फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, और साथ में बोला है मेरे बच्चे फोकस दूरी यानी कि f। दोनों के बीच क्या संबंध है? छोटी f माफ कीजिए, दोनों में क्या संबंध है? तो पता है ना कि जो फोकस दूरी होती है ना वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, दिस इज सिंपल रूल। जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है? आधी होती है, समझ गए? बोलो हां या ना, हां या ना, यस गुरुजी। तो जो फोकस दूरी होती है ना, सिंपल लिखना है बच्चों, सिंपल लिखना है पेपर में, सिंपल क्या लिखना है हमें? लिखना ये है कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ना, फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या r की आधी होती है, अर्थात f = r/2, बस यही याद रखना है। हो जाएगा तो यस बताओ संजय सर, हो जाएगा। कई बार ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है आज का कि प्रकाश के अपवर्तन किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा, 2026 के लिए जरूरी क्वेश्चन है। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? मैंने आप लोगों को पढ़ाया है मेरे बच्चे, प्रकाश का अपवर्तन बताओ। हमने क्या बोला कि प्रकाश, देखो मीडियम 2 होते हैं ना, हमने बताया प्रकाश का माध्यम कितना होता है, जल्दी बताओ मीडियम कितना होता है? प्रकाश के माध्यम मेरे बच्चे 2 होते हैं। एक माध्यम होता है जिसको हम लोग विरल माध्यम कहते हैं मेरे बच्चे, एक होता है सघन माध्यम, है ना। तो हमने कहा जैसे मान लो कि अभी हवा है, मान लेते हैं कि ये हमारा हवा है ना, और एक बच्चों यहाँ से हम इसको अलग कर देते हैं और नीचे हमारा जल है, ये बच्चों जल है, ये क्या जल है, ये क्या वाटर है ना,
ये मेरे बच्चे एयर है, AIR, एयर यानी हवा होता है, ये दिस इज वाटर, ये हमारा जल है। अब क्या हो रहा है ना कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगी, दिस इज लाइट, ये मान के चलो प्रकाश है, जब ये हवा से एयर में आती है बच्चों, तो इसकी दिशा में कुछ परिवर्तन होता है। जैसे मान लो कि देखो हवा क्या होता है ना, हवा हमारा विरल माध्यम है, यहाँ प्रकाश की चाल अधिक होती है, और जब ये सघन माध्यम में जब ये आएगा तो जब बच्चों बताओ, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो क्या होता है? जल्दी बोलो भैया क्या होता है, जल्दी बोलो भैया क्या होता है, क्या होता है? सर वो अविलंब की तरफ मुड़ जाता है, तो ये अविलंब की ओर थोड़ा सा मुड़ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये जो परिवर्तन आप देख रहे हैं कि जब जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में आती है तो उसकी दिशा में परिवर्तन होता है। उनकी दिशा में क्या होता है बोलो? दिशा में परिवर्तन होता है, इसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यानी बच्चों सीधा कह सकते हैं कि प्रकाश की दिशा में क्या लिखना है बच्चों? प्रकाश की दिशा में, प्रकाश की दिशा में, प्रकाश की दिशा में हुए परिवर्तन को ना, हुए परिवर्तन को ही क्या कहते हैं? हुए परिवर्तन को ही बच्चों मेनली हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। चलिए मैं देखता हूं बच्चों, यहाँ लिखा गया है कि प्रकाश की किरणें, ध्यान दीजिएगा, बहुत प्यार से समझिएगा कि प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी प्रकाश की किरणों के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाने पर दिशा परिवर्तन अर्थात मुड़ना, मुड़ने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सिंपली बात है, दिशा परिवर्तन को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। लिख पाओगे बच्चों? लिख पाओगे तो जल्दी से लिखो, गुरुजी गर्दा उड़ा देंगे। यस लिख कर दीजिए। लिख पाओगे बच्चों? जल्दी बताओ। सर संस्कृत ग्रामर का क्या होगा? मैं पढ़ाऊंगा बच्चों, आप टेंशन मत लो, आप कमेंट मत कीजिए। मैं वचन देता हूं आपको, मैं पढ़ाऊंगा, लास्ट तक में मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है ना। एक दिन भी बहुत टाइम होता है, जब एक दिन बचेगा तो लेकिन मैं पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे अगला क्या है? अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तैयारी करना है वो है प्रकाश के अपवर्तन के नियम। तो प्रकाश के अपवर्तन के नियम के विषय में बात करते हैं बच्चों। फिर से वही फिगर बनाना पड़ेगा आपको कि एक तरफ है ना, एक तरफ का माध्यम बिल्कुल अलग लेंगे हम, एक तरफ लेंगे हम वायु मान के चलो, और दूसरा तरफ है ना, एक तरफ हम वायु लेंगे जो अपने आप में विरल माध्यम होगा, फिर हम लोग एक तरफ हम लोग जल लेंगे जो अपने आप में सघन माध्यम होगा। अब यहाँ से हम प्रकाश की किरण को लेकर आएंगे और आने के बाद फिर इसके बीच में हम एक नॉर्मल डालेंगे और फिर इसको थोड़ा सा हम झुका देंगे, ठीक है ना। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा एंगल बना, ये जो एंगल बना है मेरे बच्चे, ये बना है एंगल I, और ये जो बना है ये बना है एंगल R, ठीक है ना, ठीक है ना। एंगल I और एंगल क्या बना है R। जो किरण आ रही है इसे बोलते हैं आपतित किरण ही बोलेंगे, है ना, आपतित किरण। लेकिन ये जो किरण है बच्चों, ये इसे हम ये बोलेंगे हम इसे अपवर्तित, अपवर्तित किरण, है ना, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ये जो एंगल बना है इसे बोलेंगे आपतन कोण, है ना, आपतन कोण। और इस पार के एंगल को बोलते हैं मेरे बच्चे अपवर्तन कोण, है ना, क्या बोलते हैं? अपवर्तन कोण मेरे बच्चे, ठीक है ना। ये हमारा अभिलंब है, ये नॉर्मल है, ये अभिलंब है। तो बोलिए बच्चों सबसे पहला नियम क्या कहता है? सबसे फर्स्ट नियम क्या कहता है? पहला नियम यही कहता है कि इनका जो अनुपात होता है ना बच्चों, इनका जो अनुपात होता है ना वो सेम होता है, स्थिर होता है। यानी म्यू इज इक्वल टू, हमेशा इसका रेशियो जो है कुछ sin I मसाला अपॉन sin R तो होता है। गिलास फर्स्ट रूल सेकंड इसको बोलो। पहला रूल तो यही कहेंगे, पहला रूल तो यही कहेंगे कि जो आपतित किरण है और ये जो सॉरी आपतित किरण है, अपवर्तित किरण है, और ये जो बच्चों देख रहे हैं ये जो अभिलंब है, ये तीनों एक ही समय होते हैं। ये लिखेंगे फर्स्ट रूल। हाँ फर्स्ट रूल लिखेंगे कि जो आपतित किरण है ना, आप समझ लो बच्चों, है ना, टाइम बचेगा। सेकंड रूल कहता है कि इनका जो रेशियो है ना, इसका जो रेशियो है हमेशा, यानी कि sin I और अपॉन sin R, इनका रेशियो मेरे बच्चे म्यू इज इक्वल टू इनका रेशियो हमेशा समान होता है। और इसको कौन सा रूल कहते हैं बताओ? सेकंड लॉ को किसका रूल कहते हैं? हमें से कहते हैं स्नेल का रूल, है ना। इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है, स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो सिंपली समझिए, मतलब फिगर बनाना है। आप अपने दिमाग में ये चीज डाल लीजिए कि इसको फिगर बनाना है, फिगर बनाना है, ये बच्चों याद रखना, फिगर बनाना है, ये फिगर तो बनाना ही है पेपर में, ठीक है ना। पढ़ते हैं बच्चों, फर्स्ट रूल क्या कहता है? पहला रूल कहता है, फर्स्ट रूल देखो, पहली बात ये है कि भाई दो नियम होते हैं, सबको पता है। पहला नियम कहता है मेरे बच्चे आपतित किरण, आपतित किरण मतलब ये वाली किरण, कहां गया? ये वाली किरण, इसे बोलते हैं आपतित किरण। तो पहला बोला आपतित किरण, फिर कह रहा है मेरे बच्चे कि अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण बोले तो ये वाली किरण जो अपवर्तित किरण है। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, सही बात है, सही बात है, तीन होते हैं कि में, सही बात है, बोलो हाँ। सेकंड रूल को ध्यान से देखना, सेकंड रूल में क्या पढ़ना है कि किन्हीं दो माध्यम जल और प्रकाश के विशेष आपतन कोण, आप ये बात नहीं भी लिखेंगे तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। ये बात अगर आप नहीं भी लिखेंगे ना, ये लाइन काट दीजिए। अब डायरेक्ट पढ़ के सुनिए, यहाँ से पढ़िए। पढ़ते हैं आपतन कोण की जगह sin I और अपवर्तन कोण की जगह sin R, है ना। तो आपतन कोण की जगह sin I और अपवर्तन कोण की जगह sin R का अनुपात एक नियंतांक होता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। बस यहाँ से लेकर यहाँ तक भी आप लिख सकते हैं। तैयारी है? इस क्वेश्चन की तैयारी है? एक बार जल्दी से यस लिखकर भेजना कि हाँ सर पूरा तैयारी है। आप पूरा कंप्लीट भी लिख सकते हैं या यहाँ से कट करके बस सीधा यहाँ से लिख सकते हैं। आपतन कोण की जगह sin I और अपवर्तन कोण की जगह sin R का अनुपात एक नियंतांक होता है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। तैयारी है तो जल्दी बताओ। यस यस यस, सब लोग लिख रहे हैं, सब तैयारी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखते हैं जो आपको तैयारी करके रखना है, तैयारी करके रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिगर यहाँ भी बनेगा, फिगर यहाँ भी बनेगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन तैयारी करके रखना है, स्नेल का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में 2 नंबर में पूछा जाएगा। भाई बताओ स्नेल का नियम किसे कहते हैं? तो वही लिखेंगे बच्चों, स्नेल का नियम है बच्चों कि यदि आपतन कोण की जगह sin I तथा अपवर्तन कोण की जगह sin R हो तो प्रकाश के अपवर्तन के द्वितीय नियम से sin I बटा sin R बराबर एक नियंतांक। यही है स्नेल का नियम, यही है स्नेल का नियम, याद रखना बच्चों कि sin I अपॉन sin R बराबर एक नियंतांक, है ना, एक नियंतांक, है ना। बस ये याद रखना है आपको, याद रखना है बच्चों, ठीक है ना। हो जाएगा कंप्लीट, बताओ फटाफट से, यस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन जो तैयारी करके रखना है वो है अपवर्तनांक किसे कहते हैं? अपवर्तनांक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बताओ अपवर्तनांक तैयारी करके रखना है। कितने बच्चों ने तैयारी कर लिया? अपवर्तनांक किसे कहते हैं? हमने बताया था निर्वात में प्रकाश की चाल और जिस माध्यम का आप अपवर्तनांक निकालना चाहते हैं उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? गुरुजी मेरा एक डाउट है, आप गुस्सा मत करना, मॉडल पेपर में टाइम लगाकर सॉल्व करें। 50% क्वेश्चन ही बना है, प्लीज बताओ। 50% ही तो बनाना है पेपर में, आपको सॉल्व नहीं बनाना है। आ जाओ, हम कहां थे बच्चों? हम यहां थे ना। अपवर्तनांक के विषय में पूछा गया है, तो मैंने बताया अपवर्तनांक के विषय में मैंने क्या पढ़ा था? निर्वात में प्रकाश की चाल, है ना, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल मेरे बच्चे बटे जिस माध्यम का आपको चाहिए उस माध्यम में प्रकाश की चाल, है ना, उस माध्यम में प्रकाश की चाल, है ना, प्रकाश की चाल, यही तो है। इसी को तो कहते हैं अपवर्तनांक, इसी को तो कहते हैं बच्चों अपवर्तनांक, इसी को तो कहते हैं अपवर्तनांक, है ना, अपवर्तनांक। तो कैसे निकालेंगे अपवर्तनांक? कैसे निकालेंगे? तो अपवर्तनांक निकालने का जो फार्मूला हमने पढ़ा था पूछा है, अपवर्तनांक कहते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल तथा किसी खास माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। अर्थात अपवर्तनांक का फार्मूला शून्य में प्रकाश की चाल और बटे उस माध्यम में प्रकाश की चाल। आपको बहुत अच्छे से आपको तैयारी कर लेना है इस क्वेश्चन का। हो जाएगा तो प्यारा सा दिल भेजना कि गुरुजी हो जाएगा। सब लोग फटाफट तेजी में इसका पैनल पीडीएफ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा भाई? इसका पैनल पीडीएफ आप सभी को एकदम टाइम से मिल जाएगा, टेंशन मत लीजिए, है ना। सर बचा हुआ टाइम क्या करना है? बचा हुआ टाइम क्या करना है? देखो बच्चों हमारे पेपर में 100% 100 ऑब्जेक्टिव में 50 ही बनाने हैं, 50% क्वेश्चन ही हमें पेपर में बनाने हैं, ठीक है ना। 50% थोड़ी बनाना है, उसी में आपका टाइम खत्म हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंस क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं? ये 2026 के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है। लेंस क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं? तो लेंस की परिभाषा आप लोग पढ़ के रखे होंगे कि लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है, लेंस
पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा है, मैंने बहुत पैसे पढ़ाया था कि लेंस पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा होता है जो दो निश्चित याद रखना, दो निश्चित ज्यामिति सतहों से घिरा होता है। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला का नाम होता है मेरे बच्चे उत्तल लेंस, है ना, उत्तल लेंस, और दूसरे का नाम होता है अवतल लेंस। दूसरे का नाम होता है अवतल लेंस। क्या तैयारी कर लिया है? जल्दी बताओ यस और नो। तैयारी कर लिया है भैया? जल्दी बोलो यस और नो। बिल्कुल तैयारी कर लिया है, यस और नो फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंस, है ना, अगला क्वेश्चन तैयारी रखना है बच्चों। दोनों में अंतर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, पूछा जाएगा पेपर में कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है। हाँ, उत्तल लेंस और अवतल लेंस में क्या अंतर है, ये 2026 का पेपर में रहेगा मेरे बच्चे। दोनों में अंतर कैसे लिखना है ध्यान देना। दोनों में अंतर लिखना है, दोनों में निम्नलिखित अंतर है। ऊपर में क्या लिखना बच्चे? निम्नलिखित अंतर है। उसके बाद हम लोग इस प्रकार से एक बॉक्स बनाएंगे और फिर अंतर बताने की कोशिश करेंगे। दोनों में अंतर हम लोग ऐसे बताएंगे, ठीक है ना। चलो भाई बताइए फटाफट से अंतर। एक तरफ क्या लिखेंगे गुरुदेव? एक तरफ लिखेंगे हम लोग उत्तल लेंस, है ना। क्या लिखेंगे मेरे बच्चे? एक तरफ लिखेंगे उत्तल लेंस, और एक तरफ क्या लिखेंगे? एक तरफ लिखेंगे अवतल लेंस। बच्चों क्या लिखेंगे? एक तरफ लिखेंगे अवतल लेंस। सबसे पहले बेसिक दोनों में चीजें दिखेंगे। उत्तल लेंस जो होता है यह किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है, नंबर एक, है ना, यह मेरे बच्चे किनारों की अपेक्षा बीच में, यह किनारों की अपेक्षा बीच में कैसा होता है? मोटा होता है। बीच में मोटा होता है, मोटा होता है मेरे बच्चे। एक बात बताओ, वह किनारों की अपेक्षा कैसा होता है? यहाँ पर लिखेंगे किनारों की अपेक्षा बीच में पतला, तो मैं शॉर्टकट में लिखता हूँ पतला, ताकि आपका टाइम बचे, आपका टाइम बचे। दूसरा है मेरे बच्चे यह वस्तु का वास्तविक एवं काल्पनिक, यह वस्तु का वास्तविक एवं काल्पनिक मेरे बच्चे, यह वस्तु का वास्तविक एवं काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। यह वस्तु का वास्तविक एवं काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है ना, प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ लिखेंगे बच्चों, यहाँ क्या करता है? इनका काम क्या है मेरे बच्चे? इनका काम क्या है? केवल काल्पनिक, है ना। यह वस्तु का केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। आगे आप लोग समझ सकते हैं मेरे बच्चे। इनका जो है ना, इनका जो फोकस होता है ना, लेकिन इनका फोकस वास्तविक होता है। इनका फोकस धनात्मक होता है। इनका फोकस मेरे बच्चे कैसा होता है? इनका फोकस ऋणात्मक होता है। इनका फोकस ऋणात्मक होता है। लिखेंगे बच्चों नंबर 4 में, नंबर 4 जो उत्तल लेंस होता है ना, लिखेंगे बच्चों ये, है ना। इनके यूज को लिख देंगे, कहाँ यूज करते हैं। तो लिखेंगे मेरे बच्चों मतलब यह किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है ना। इनकी शक्ति, जो इनकी शक्ति होती है, पावर भी अधिक होता है ना। तो लिखेंगे मेरे बच्चे फोकस धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है। यह वस्तु का वास्तविक एवं काल्पनिक, यह वस्तु का बड़ा एवं छोटा, यह बड़ा एवं छोटा दोनों प्रतिबिंब बना सकता है। बड़ा एवं छोटा, ये केवल छोटा बना सकता है, यह केवल छोटा प्रतिबिंब बना सकता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो लिख पाएंगे? जल्दी से बता दो सर। कितना लिखेंगे? कम से कम 4 पॉइंट तो लिखना ही होगा ना, उससे कम क्या लिखेंगे? हो जाएगा तो जल्दी से बताओ। यस गुरुजी हो जाएगा। लिखना पर ऐसे ही है, बहुत अच्छे से सजा करके। कॉपी कैसे लिखनी है इस पर तो मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। कॉपी लिखने का तो मैं प्रॉपर वीडियो बनाकर आपको सिखाऊंगा, है ना। सर ऐप सुसुला जाने के बाद यहाँ पढ़ रहे हैं, मैं क्या लिख रहा है? मुझे भी लिखता है फालतू, हो जाएगा। जल्दी बताओ। हाँ, एक और लिख सकते हैं कि उत्तल जो ये जो लेंस होता है ना, यह किरणों को अभिसारित कर देता है, यह किरणों को अभिसारित कर देता है, और यह किरणों को अपसारित करता है। मेरे बच्चे कह सकते हैं इसे हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, इन्हें अपसारी लेंस कहते हैं, और अलग अलग भी बना सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट बच्चों देखिए, मैंने लिखा है इनके विषय में, जब अंतर आपको लिखना था तो आप ऐसे लिख सकते थे मेरे बच्चे। एक तरफ ध्यान दीजिए, उत्तल की तरफ क्या लिखा जाएगा? ध्यान दीजिए, उत्तल की तरफ पहला पॉइंट ये लिखते हैं, यह लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है। तो हाँ, यस गुरुजी। इसे अभिसारी लेंस कहते हैं, यस गुरुजी। यह किसी वस्तु का वास्तविक काल्पनिक दोनों प्रतिबिंब बनाता है, यस गुरुजी। इसका उपयोग है ना दूरदृष्टि दोष में किया जाता है, ऐसे भी लिख सकते थे। 4 हो गया। जब सब अवतल के विषय में लिखते हैं, उस तरफ क्या लिख सकते थे? उस तरफ लिख सकते थे मेरे बच्चे पहला, यह लेंस किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है, इसे हम अपसारी कहते हैं। यह वस्तु का केवल आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसका प्रयोग निकट दृष्टि दोष में होता है। हम इस तरह से कंप्लीटली लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सवाल संख्या बच्चों आता है हमारा, सवाल संख्या 11, है ना, जो आपको तैयारी कर लेना है फटाफट से, आज ही तैयारी कर लेना है। अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं? अस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या आपको पता है बच्चों? कि जहां तक हम वस्तु को, है ना, जहां तक, है ना, जिस न्यूनतम दूरी तक हम वस्तु को साफ देख सकते हैं। मेरे साथ आप लोग एक छोटा सा प्रैक्टिकल कीजिए, मेरे साथ एक छोटा सा प्रैक्टिकल कीजिए। अपने हाथ में कलम को उठाइए, उठा लिए। क्या आपको दिख रहा है? दिख रहा है, अभी भी दिख रहा है, दिख रहा है, अभी भी दिख रहा है, दिख रहा है, और आगे कीजिए, और दिख रहा है, दिख रहा है, और करीब कीजिए, आपको सही नहीं दिखेगा। आप वस्तु को बहुत करीब लाएंगे, बहुत करीब लाएंगे, तब भी वस्तु आपको साफ नहीं दिखता है। तो अधिक से अधिक जो है बच्चों, कितना सेंटीमीटर दूर मिनिमम होना चाहिए वस्तु? कहते हैं बच्चों मिनिमम दूरी है, न्यूनतम दूरी है 25 सेंटीमीटर। यहाँ तक वस्तु साफ दिखता है, इससे करीब अगर हम किसी वस्तु को करते हैं हम साफ नहीं देख पाते हैं। तो बच्चों कहते हैं स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी किसे कहते हैं? तो हमने लिखा है बच्चों कि जिस न्यूनतम दूरी तक, लिखा है ना कि जिस न्यूनतम दूरी तक मानव नेत्र वस्तु को साफ साफ देख सकता है, उसे स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कहते हैं। जिस न्यूनतम दूरी तक हम साफ साफ देख सकते हैं। स्वस्थ आंख के लिए यह दूरी कितने सेंटीमीटर है बताओ? स्वस्थ आंख के लिए यह दूरी कितने सेंटीमीटर है? स्वस्थ आंख के लिए यह दूरी बच्चों 25 सेंटीमीटर है। अच्छा, अधिकतम दूरी कितनी होती है स्वस्थ आंख के लिए? अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो अधिकतम दूरी अनंत होती है। क्या आपने कभी सुना है कि न्यूनतम दूरी और अधिकतम दूरी के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? बीच की दूरी को दृष्टिपरास कहते हैं। क्या बोलते हैं? बीच की दूरी को, न्यूनतम और अधिकतम दूरी के बीच की दूरी को दृष्टिपरास कहते हैं। याद रखिएगा मेरे बच्चे, पेपर में जीडी होना चाहिए, नगीना डांस करके आना सबको। गुरुजी पेपर में क्वेश्चन बहुत इजीली लिख पाएंगे, ध्यान देना। अब आगे बढ़ते हैं। स्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी किसे कहते हैं? ये भी क्वेश्चन नोट कीजिएगा, पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकतम दूरी मतलब जिस अधिकतम दूरी तक मानव नेत्र वस्तु को साफ साफ देख पाता है, जिस अधिकतम दूरी तक मानव नेत्र वस्तु को साफ साफ देख सकता है, उसे स्पष्ट दर्शन की अधिकतम दूरी कहते हैं। स्वस्थ आंख के लिए यह दूरी अनंत होती है, अधिकतम दूरी अनंत होती है। हो जाएगा, जल्दी से बोलो। 13 नंबर सवाल देखते हैं। मानव नेत्र की स्वमंजन क्षमता। आप लोगों ने इसे सब बच्चों ने पढ़ा होगा, क्रैश कोर्स फुल कोर्स सब में पढ़ाया था मेरे बच्चे। मानव नेत्र की स्वमंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? मैंने बताया था कि हर नेत्र के पास एक क्षमता होती है, जिसके कारण से वह अपनी फोकस दूरी को बदलकर वस्तु दूर हो या निकट उसे साफ दिखता है। क्या साफ दिख रहा है? यस, आगे करो। साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है, साफ दिख रहा है। यानी वस्तु कहीं पर भी हो, हमारे आंख के पास, हमारा आंख उसको कैसा देखना चाहता है बताओ? वस्तु कहीं पर भी हो, हमारा आंख उसे क्या देखना चाहता है? गुरुजी वस्तु कहीं पर भी हो, हमारा आंख उस वस्तु को साफ साफ देखना चाहता है। और उन्हें साफ साफ देखने में मदद कौन करता है बताओ? उन्हें मदद कौन करता है? उन्हें मदद करता है समंजन क्षमता। समंजन क्षमता उन्हें मदद करता है मेरे बच्चे। यही क्षमता है जिसकी वजह से हम वस्तु को साफ साफ देख पाते हैं। तो कहते हैं कि मानव नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं? लिखेंगे मानव नेत्र जिस गुण के कारण, मतलब मानव नेत्र में भी गुण होता है, यस बिल्कुल। मानव नेत्र जिस गुण के कारण अपनी फोकस दूरी को बदलकर, अपनी फोकस दूरी को बढ़ाकर घटाकर, अपनी फोकस दूरी बदलकर निकट और दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है। मानव नेत्र जिस गुण के कारण अपनी फोकस दूरी को बदलकर निकट और दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, उस गुण को ही नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। हो जाएगा तो यस बताओ, फटाफट से तैयारी कर लिया है तो? तैयारी कर लिया तो जल्दी से यस बताओ गुरुजी, फटाफट से यस गुरुजी। हो जाएगा। एक बच्चा कह रहा है गुरुजी मुझे एसएसटी में डर लगता है। भैया क्यों, किस बात कर रहे हैं? अरे डरो मत, मैंने सर यूट्यूब पर आ रहे हैं, रोड पेपर एक वीडियो बना दीजिए, सब बना देगा, ठीक है, बना देंगे पक्का, वादा है आपसे। हो जाएगा। अरे जल्दी बताओ यस यस हो जाएगा तो फटाफट से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है समंजन क्षमता। तो मानव नेत्र के जिस गुण के कारण, मानव नेत्र के जिस गुण के कारण अपनी फोकस दूरी को बदलकर निकट और दूर की वस्तु को साफ साफ देख सकता है, उस गुण को ही हम समंजन क्षमता कहते हैं। आगे है बच्चों दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार के होते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा सभी बच्चे। दृष्टि
होने से या खान पीन बहुत कुछ की वजह से। तो दृष्टि दोष क्या है या कितने प्रकार के होते हैं? हमने लिखा है कई कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है। कई कारणों से जो हमारा आंख है निकट की वस्तु या दूर की वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है। रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है। ऐसी कमी को ही दृष्टि दोष कहते हैं। ऐसी कमी को दृष्टि दोष कहते हैं। यहाँ बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। बोलो कौन कौन सा? पहला होता है निकट दृष्टि दोष, फिर दूर दृष्टि दोष और फिर जरा दूरदर्शिता। इसे दृष्टि दोष नहीं बोलते हैं, जरा दूरदर्शिता बोलते हैं। हो जाएगा तो यस बताओ, तैयारी कर लेंगे या तैयारी हो चुका है तो फटाफट से यस लिखते चलिए। दृष्टि दोष क्या है मैं फिर से पढ़ता हूं। कई कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है। रेटिना पर बनाने की क्षमता खो देता है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम दृष्टि दोष कहते हैं। बच्चों समझ लीजिए बात को। अब बढ़ते हैं, पूछा गया है मेरे विद्यार्थी जी मोतियाबिंद किसे कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मोतियाबिंद। देखिए मोतियाबिंद आप सुने होंगे कि बच्चों मोतियाबिंद बच्चों होता पहले किसको है? कम एज के बच्चों को होता है या बड़ा? गुरुजी और शॉर्ट क्वेश्चन ऐड नहीं कीजिएगा प्लीज, क्वेश्चन बैंक से ऐड कीजिए। हां ठीक है और हम ऐड कर, ये तो भी पहला मतलब पहला पड़ाव है, इसमें और भी हम ऐड कर देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। ये हम फर्स्ट आज ले रहे हैं, फिर हम फिर से ना फिर से भी इन सभी चैप्टर के जो क्वेश्चन छूट जाएंगे उनको फिर ऐड करेंगे। ठीक है तो मोतियाबिंद देखेंगे आप, इसमें आंख को देख सकते हैं, ये आंख है बच्चों, यहां पर आंख बढ़िया है और यहां आंख में देखिए बच्चों छाली ऐसा जम जाता है। पहली बात है ये अधिक व्यक्ति के उम्र में होता है। पहली बात है ये जो होता है मेरे बच्चे ओल्ड मैन को होता है, यानी अधिक एज वाले लोगों को होता है। ये बच्चों को कभी नहीं होगा। जिनकी एज अधिक है उन लोगों में ये बीमारी देखने को मिला है ना, देखने को मिलता है। कहते हैं कि बुढ़ापे में मानव नेत्र में दुधिया रंग की छाली जम जाती है। बुढ़ापे में इंसान की आंखों में मतलब दुधिया रंग का छाली जम जाता है, जिसके कारण निकट या दूर की वस्तु को देखने में कठिनाई होती है। जिसके कारण निकट या दूर की वस्तु को देखने में कठिनाई होता है, इसे ही मोतियाबिंद कहते हैं। इस दोष को चश्मे से ठीक नहीं किया जा सकता है, इसे ठीक करने के लिए ऑपरेशन करना पड़ता है। बोलो हां या ना? मेरा सा दिल भेजना कि यस गुरुजी समझते हैं मोतियाबिंद को। आप सुने होंगे कि मोतियाबिंद का मतलब बिना फाड़े चिरे इलाज कराइए, बहुत ज्यादा प्रचार सुनते होंगे। चलिए बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। नेक्स्ट बच्चों प्रकाश का अपवर्तन किसे, सॉरी प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? स्कैटिंग ऑफ लाइट, बहुत जरूरी पॉइंट है। स्कैटिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? समझिएगा प्रकीर्णन क्या होता है। प्रकीर्णन को मैं समझाता हूं। ये बच्चों हमारा सूर्य है, बोलो हां ये सूर्य है और सूर्य से किरणें आ रही है। यस 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 बच्चों, ये घर का एक पार्ट होता है। घर में देखेंगे कि हम लोग घर में रहते हैं, हम लोग घर में रहते हैं मेरे बच्चे, और घर में हम लोग रहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग घर में रहते हैं और घर में बच्चों अंधकार होता है ना। घर में बच्चों यानी कि डायरेक्ट सूर्य की रोशनी नहीं पड़ती है। ये घर का मान के जो विंडो है, घर का क्या है? विंडो है। घर में डायरेक्ट बच्चों रोशनी नहीं पड़ती है, लेकिन डायरेक्ट रोशनी सूर्य की यहां पड़ती है। मान लो यहां पर कोई वस्तु है, यहां पर क्या है बच्चों? ये वस्तु है। ये क्या है बच्चों? ए नाम का एक वस्तु है। ये क्या है? वस्तु है। ये वस्तु है। ध्यान दीजिएगा सूर्य का प्रकाश किस पे पड़ा? सूर्य का प्रकाश ए पर पड़ा। जब ए पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो यह उसके कुछ भाग को अवशोषित करता है, बाकी शेष भाग को चारों तरफ फैला देता है ना। हर वस्तु का ये गुण होता है कि जब उस पर प्रकाश पड़ता है तो वह उसके कुछ भाग को अवशोषित कर लेता है और शेष भाग को चारों तरफ फैला देता है। इसे ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। समझ गए तो जल्दी से बोलो हां सर समझ गए। समझ गए जल्दी से बोलो समझ गए। यस बच्चों समझ गए। तो चलिए क्या होता है समझना है बात को कि किसी लिखा गया है कि किसी कण पर, कहते हैं किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में फैलने की क्रिया प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। यही बच्चों जो क्रिया है प्रकाश का प्रकीर्णन। किसी कण पर पड़कर, कोई भी कण पर अगर प्रकाश पड़ेगा तो पड़ने के बाद बच्चों का चारों तरफ फैल जाता है। तो किसी कण पर पड़कर प्रकाश के एक अंश के विभिन्न दिशाओं में फैलने की प्रक्रिया को ही या क्रिया को ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, स्कैटिंग ऑफ लाइट कहते हैं। हो जाएगा जल्दी से बताओ, फटाफट से दिल बनाकर भेजिए। यस गुरुजी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल विद्युत धारा किसे कहते हैं? मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा किसे कहते हैं? मैंने आप लोगों को पढ़ाया होगा विद्युत धारा किसे कहते हैं। विद्युत धारा बच्चों, विद्युत धारा की बहुत परिभाषा मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, लेकिन सबसे आसान परिभाषा कौन सा बताओ? विद्युत धारा का सबसे आसान परिभाषा कौन सा है? सर 50% क्वेश्चन कराएगा एग्जाम में मेरे बच्चे। मैं जो तांडव में आपको पढ़ाऊंगा 70% क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। यानी आपको परीक्षा में अगर बच्चों मान के चलो फिजिक्स में बनाने हैं 8 में से 4 मेरा वादा है आप लोगों से कि 8 में से बच्चों 6 मैच कर जाएगा। 8 में से मिनिमम 6 मैच कर जाएगा। ठीक है ना? बस आप पढ़ लीजिए ईमानदारी से, जितना हम पढ़ाते हैं ईमानदारी से पढ़ लीजिए। ठीक है ना? 6 क्वेश्चन मैच करेगा बच्चों और 10 साल से मैच करते आया है। ठीक है ना? बढ़ जाएंगे। तो विद्युत धारा के बारे में हमने सबसे अच्छा परिभाषा मैंने पढ़ा था पढ़ाते टाइम विद्युत धारा के बारे में मेरे बच्चे। विद्युत धारा के विषय में विद्युत धारा किसे कहते हैं? तो आवेश के प्रवाह की दर को, ये परिभाषा सबसे सटीक है। क्या पढ़ाते हैं? आवेश के प्रवाह की दर को, 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 आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, है ना। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ये परिभाषा सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, सबसे हल्का भी है, सबसे सही भी है। तो आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यानी बच्चों विद्युत धारा बराबर, है ना, विद्युत धारा बराबर यानी आई बराबर मेरे बच्चे आवेश अपॉन आवेश बटा समय, आवेश बटा समय। आवेश बोले तो बच्चों क्यू और समय बोले तो टी, यानी आई बराबर क्यू अपॉन टी। बोलो याद है? याद है तो फटाफट से यस लिखकर भेजना। हाँ गुरुजी याद है। क्या विद्युत धारा का परिभाषा याद है? विद्युत धारा का परिभाषा याद है? जल्दी से बता दो यस। मेरे बच्चे पता होगा कि विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? मेरे बच्चे इनका लिख सकते हैं, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो लिखेंगे स्टार देकर मेरे बच्चे, इसका एसआई मात्रक, है ना, इसका एसआई मात्रक, इसका एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर क्या होता है? एम्पियर होता है। इसका एसआई मात्रक एम्पियर होता है। तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। याद रखना। फिर से मैं कहता हूं मेरे बच्चे कि आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, है ना। मैंने बच्चों ये लिखा आई बराबर क्यू अपॉन टी। हो गया? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। विद्युत धारा के बाद आपको पढ़ना है चालक किसे कहते हैं? भैया जिनसे होकर करंट पास हो जाए, यानी जिनसे होकर विद्युत धारा पार हो जाए हम उसे चालक कहते हैं। पढ़ाएंगे आप लोग को चालक के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो मैंने क्या लिखा मेरे बच्चे ध्यान दीजिएगा। ऐसे पदार्थ, क्या लिखा? ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत आवेश उनके एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है चालक कहलाते हैं। अगर उनके एक भाग से दूसरे भाग तक मेरे बच्चे आवेश चला जा रहा है, मतलब आवेश यानी करंट जो है, आवेश यानी चार्ज, सॉरी चार्ज, अगर उनके एक भाग से दूसरे भाग तक चला जा रहा है तो हम उन्हें चालक कहेंगे, हम उन्हें चालक कहेंगे, हम उन्हें चालक कहेंगे। सर गुरुजी प्रबलता क्या है? सर नोट्स कहां मिलेगा? नोट्स एप्लीकेशन के अंदर मिलेगा। फिजिक्स का नोट्स पहले भी मिल चुका है, पहले भी मिल चुका है बच्चों, है ना, पहले भी मिल चुका है। हो जाएगा। चलिए सर इतना शॉर्ट लिखने से 2 नंबर मिल जाएगा। भैया एक बात बताइए, जब क्वेश्चन पूछा गया है तो जब क्वेश्चन ही वही है तो अच्छा बताओ जो मैंने लिखा है आप लोग बताना बच्चों, जो मैंने लिखा है क्या इसका एक्चुअल आंसर यही है? बोलो हां या ना। क्या सही आंसर यही है? जल्दी से बोलो यस। बच्चों जब एक्चुअल आंसर जो है वही लिखेंगे ना। आप क्या चाहते हैं कि हम यहां जोड़ के और भी बहुत कुछ लिख दें फालतू का? नहीं नहीं बच्चों, कभी भी आंसर को बड़ा मत नापो। बड़ा आंसर हमेशा सही होना चाहिए। शॉर्ट आंसर हो उससे कोई मतलब नहीं, आंसर सही होना चाहिए। इतने स्टूडेंट टॉपर बने हैं, आप उन पर भरोसा कीजिए भैया। ठीक है, आपको शॉर्ट मतलब कभी भी बड़ा लिखने के चक्कर में मत रहो। ठीक है ना? तो ऐसे पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा उनके एक भाग से दूसरे भाग तक जाता है चालक कहलाते हैं। जैसे तांबा, चांदी, लोहा, मनुष्य या जानवर का शरीर, ये सभी चालक हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पहले बच्चों विभव किसे कहते हैं? मैंने आप लोगों को विभव विभवांतर दोनों पढ़ाया था। चलिए हम एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। मैंने बताया था ये बच्चों हमारा क्या है? ये बच्चों हमारा एक ये हमारा बच्चों विद्युत क्षेत्र है ना, और यहाँ पर इकाई धनावेश है। क्या है बच्चों? यहाँ पर इकाई धनावेश है। मैंने बताया था इकाई धनावेश को अनंत से, है ना, अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाए उसे विभव कहते हैं। तो विभव किसका मात्रक है बच्चों? बताओ विभव किसका मात्रक है? कार्य का वह मात्रक है मेरे बच्चे, है ना, कार्य का वह मात्रक है ना, कार्य का वह
परिमाण है, कार्य का वह परिमाण है जो इकाई आवेश को, जो इकाई धन आवेश को, जो इकाई धन आवेश को, जो इकाई धन आवेश को अनंत से, जो इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में किया जाता है, लाने में किया जाता है। मेरे बच्चे पढ़े होंगे, बताइए हो जाएगा? यस। तो कार्य का परिमाण है बच्चों, ध्यान दीजिए, हमने क्या लिखा है कि किसी बिंदु पर विद्युत विभव कार्य का वह परिमाण है जो प्रति इकाई आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। उस बिंदु तक लिखिए विद्युत क्षेत्र के उस बिंदु तक लाने में किया जाता है। इसका ऐसी मात्रक वोल्ट होता है। एस आई मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। यहाँ पर अनंत से लाना है। यहाँ इकाई आवेश को कहां से लाना है बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। इकाई धन आवेश को लाना कहां से है? इकाई धन आवेश को लाना कहां से है? तो कहते हैं सर यहाँ लाना है अनंत से, लेकिन बच्चों यही क्वेश्चन विभव की जगह पर अगर विभव ना होकर विभवांतर हो तो, अगर सवाल विभवांतर हो तो क्या लिखते हैं? विभवांतर हो तो लिखते हैं किन्हीं दो बिंदु, क्या लिखते हैं? किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर की माप उस कार्य से होती है जो प्रति इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। इसका भी ऐसा ही मात्रक वोल्ट होता है। ना कितना साउंड हो रहा है मेरे बगल में, मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे क्या बोलना है। हो गया समझ रहे हैं आप लोग? तो विभवांतर, मेरे बच्चे विभवांतर क्या है? विभवांतर भी कार्य का मात्रक है। मुझसे पूछे फिर से लिखने के लिए, विभवांतर मेरे बच्चे विभवांतर क्या है? कार्य का वह परिमाण है। लिखेंगे विभवांतर कार्य का वह परिमाण है, जो इकाई आवेश को या इकाई धन आवेश को, कार्य का वह परिमाण है जो इकाई धन आवेश को, हाँ मेरे बच्चे कार्य का वह परिमाण है जो इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में, इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया जाता है, समझ गए ना? किया जाता है ना? किया जाता है। चलिए बताइएगा विभवांतर बराबर क्या होता है? विभवांतर बराबर मेरे बच्चे क्या लिखते हैं? है ना? हाँ कार्य बटा सम, है ना? इकाई धन आवेश में क्या जाता है? ना कार्य बटा V बराबर J बाय C ना मेरे बच्चे, बच्चों आवेश, कार्य बटा आवेश बच्चों विभवांतर को क्या बोलते हैं? V बराबर कार्य का होता है जूल और बच्चों आवेश का C, V बराबर J अपॉन C हो जाएगा? जल्दी बताओ हो जाएगा? अरे बच्चों हो जाएगा तो बताइए यस गुरुजी हो जाएगा। सब लोग यस लिख करके भेजिएगा, यस हो जाएगा। जल्दी बताइए सर क्या भगवान को मानते हैं हम? भैया कौन नहीं मानता भगवान को? पागल थोड़ी ना है, भगवान को क्यों नहीं मानेंगे? हो जाएगा? बताओ अभी तक में जो मैंने 20 क्वेश्चन आपको पढ़ाए बच्चों, इन 20 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन पहले से आपका तैयारी है? बताओ 20 क्वेश्चन जो पढ़ाए बहुत इजी क्वेश्चन पढ़ाए हैं, कॉमन क्वेश्चन पढ़ाए हैं जो हर बच्चे को याद रहता है। इतना हर बच्चे को याद होता है। अभी तक जो 20 क्वेश्चन पढ़ाया गया है मुझे जल्दी बताइए इसमें से कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको कंप्लीटली याद है? फटाफट से 20 में से जल्दी बताओ, तेजी में 20 में से 20 होने चाहिए, नहीं है तो कल तक कर लेना है किसी भी हाल में। आइए आगे बढ़ते हैं। विभवांतर हो गया, इसके बाद मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट है बच्चों श्रेणी क्रम, ठीक है ना? नेक्स्ट बच्चों श्रेणी क्रम, तो श्रेणी और पास को हम एक साथ पढ़ाएंगे, फिलहाल अभी छोड़ रहे हैं। श्रेणी क्रम और पास क्रम दोनों एक साथ पढ़ाएंगे। फिलहाल आपको बता देते हैं, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों का, श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं मेरे बच्चे, यानी कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों का, यानी यहाँ पर हम लोग कहते हैं भैया ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है और ये हमारा R3 है। तो जो समतुल्य प्रतिरोध जो होता है R यानी श्रेणी क्रम में, तो S बराबर क्या लिखते हैं? R1 प्लस में R2 प्लस में R3, और बच्चों इस तरह का हमारा प्लस डॉट डॉट होता रहता है प्लस में। तो क्या होता है इसके विषय हम लोगों ने पढ़ा था कि मेरे बच्चे जब श्रेणी क्रम में क्या होता है, पढ़िएगा ध्यान से समझिएगा कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का, श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध जुड़ते हैं प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध यानी जो कुल है, समतुल्य प्रतिरोध यानी कि जो RS है, उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। यानी समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे? समतुल्य प्रतिरोध कैसे निकालते हैं? श्रेणी क्रम में सभी को जोड़कर मेरे बच्चे की श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का जो समतुल्य प्रतिरोध है, उन प्रतिरोधकों के जो प्रतिरोध यहाँ दिख रहे हैं, उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। समझ गए? जल्दी से बता दो, जल्दी से मेरे बच्चे ना, मैंने पढ़ा है क्रैश कोर्स में भी पढ़ाया है, मुझे पता है, और फुल कोर्स में दोनों में। अगला हमारा देखते हैं ए मीटर किसे कहते हैं, मैंने पढ़ा है। ए मीटर वोल्ट मीटर बहुत जरूरी चीज है। ए मीटर और वोल्ट मीटर आपके पेपर में आने का बहुत चांस है, दोनों में अंतर भी पूछने का बहुत चांस है। ए मीटर मैंने पढ़ाया था बच्चों, ए मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर क्या होता है, समझिएगा मेरे बच्चों। ए मीटर है ना, मैंने बताया होगा कि धारा मापी यंत्र को क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। आइए हम ए मीटर के बारे में पढ़ते हैं। ए मीटर के बारे में मैंने क्या पढ़ाया था बच्चों, जल्दी बताना। ए मीटर है ना, क्या लिखा था कि विद्युत परिपथ में है ना, विद्युत परिपथ में धारा मापने वाले यंत्र को या धारा मापी यंत्र को, विद्युत परिपथ में धारा मापी यंत्र को, विद्युत परिपथ में धारा मापी यंत्र को, विद्युत परिपथ में धारा मापी यंत्र को ए मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा मापी यंत्र को ए मीटर कहते हैं, है ना मेरे बच्चे। हमने क्या लिखा है कि विद्युत परिपथ में धारा मापी यंत्र को ए मीटर कहते हैं, है ना। इसे मेरे बच्चे ए मीटर कहते हैं। इसे ए से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है, फुल स्टॉप, है ना बच्चों। इसका आदर्श प्रतिरोध इनका है ना, इसका आदर्श प्रतिरोध शून्य होता है, शून्य होता है, फुल स्टॉप। और लिख सकते हैं इसे है ना, इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ना, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं बहुत प्यार से, इस तरह से आप लिख सकते हैं। बहुत लंबा हो गया पर लिखना तो बहुत छोटा था बच्चों, लिखना तो बस यही था। विद्युत परिपथ में धारा मापी यंत्र को ए मीटर कहते हैं, इसका पाठ्यांक ए से किया जाता है, बस इतना लिखना था, मैंने कुछ ज्यादा लिख दिया। आइए तो ए मीटर है, आप लोग समझते होंगे क्या लिखना था हमें। लिखना था जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ की धारा मापी जाती है उसे ए मीटर कहा जाता है, इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। हो जाएगा? तो प्यारा सा दिल बनाकर भेजिए, हो जाएगा। फटाफट सब लोग दिल बनाकर भेजेंगे, गुरुजी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ए मीटर, उसके बाद मेरे बच्चे पढ़ा था मैंने वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में क्या था बच्चों की विभवांतर को मापते हैं। वोल्ट मीटर के बारे में पढ़े होंगे मेरे विद्यार्थी जी कि वोल्ट मीटर किसे कहते हैं। मैंने पढ़ा था कि जिस यंत्र द्वारा किसी विद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है, ये दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है, उसे वोल्ट मीटर कहा जाता है। इसे विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ते हैं, बहुत प्यार से मैंने पढ़ा है मेरे विद्यार्थी जी। अब हमने पढ़ा था दोनों में अंतर, कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो अभी लिख पाएंगे ए मीटर और वोल्ट मीटर में। ए मीटर एवं वोल्ट मीटर में डिफरेंस कौन कौन लिख पाएंगे? ए मीटर और वोल्ट मीटर में अंतर लिख पाएंगे, इसका जिक्र होगा। ऐसा कैसे क्लास होता है, ठीक है करते हैं, मुझे क्लास का टाइम बनाने के लिए। है ना, हो जाएगा? तो मुझे एक रिचार्ज करने दो, खाली एक रिचार्ज करने दीजिए मुझे, बस हो जाएगा। बताओ हो जाएगा। ए मीटर
मेरे बच्चे और वोल्ट मीटर में या एवं एवं वोल्ट मीटर में अंतर, वोल्ट मीटर में अंतर, वोल्ट मीटर में अंतर क्या लिख पाएंगे आप जल्दी बताइए? ए मीटर वोल्ट मीटर में अंतर लिख पाएंगे? इतना आसान क्वेश्चन लिख पाएंगे जल्दी से बताइए सर नो? मेरे बच्चे मुझे पूरा उम्मीद है कि आराम से लिख पाएंगे आप। एक तरफ लिखना है ए मीटर, एक तरफ लिखना है वोल्ट मीटर, एक तरफ ए मीटर, एक तरफ लिखना है वोल्ट मीटर, है ना बच्चों? एक तरफ ए मीटर, एक तरफ वोल्ट मीटर लिखना है, यहाँ लिखना है इसको ना, ये बच्चों धारा मापी यंत्र है ना, ये धारा मापी यंत्र है, यहाँ लिखना बच्चों यह विभवांतर, यह विभवांतर मापी यंत्र है। नेक्स्ट बच्चों इसका पाठ्यांक ए में होता है, इसका पाठ्यांक बी में, इसे बच्चों हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, इसे लिखना है कि हम इन्हें पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं या समांतर इसको बोलते हैं, है ना, समांतर क्रम में जोड़ते हैं। मेरे बच्चे यहाँ लिखना है आपको कि जो ए मीटर होते हैं इसका आदर्श प्रतिरोध शून्य होता है, आदर्श प्रतिरोध क्या होता है? शून्य होता है, इसका आदर्श प्रतिरोध अनंत होता है ना, इसका आदर्श प्रतिरोध क्या होता है? अनंत होता है। तो इस तरह से हम इनको लिख पाएंगे बच्चों, ठीक है ना? हो जाएगा? जल्दी से बताओ फटाफट से आगे बढ़ जाएं। गुरुजी मेरे सर बायोलॉजी ऑब्जेक्टिव नोट में 7 लेशन में चेक कीजिएगा ऑब्जेक्टिव। अच्छा ठीक है, मैं चेक कर लूंगा। मिस्टेक्स है क्या? घर के बगल में बहुत साउंड हो रहा है गुरुजी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, मेरे यहाँ भी बहुत साउंड हो रहा है। मैं जो पढ़ा रहा हूँ इतना चिल्ला इसलिए रहा हूँ क्योंकि बगल में इतना आवाज हो रहा है, इतना साउंड हो रहा है, मैं क्या बताऊँ आपको, ठीक है ना? आगे बढ़े, बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेरे बच्चे आगे बढ़ते हैं। उसका ए मीटर वोल्ट मीटर में अंतर मैंने जैसा कि बोला कि दोनों में अंतर बहुत बार पूछा गया, इस बार भी पूछने का चांस है, तो अंतर जारी कर लेना बच्चों। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है अंतर के बाद प्रतिरोध किसे कहते हैं? बच्चों बताओ प्रतिरोध क्या है? प्रतिरोध बच्चों कोई पदार्थ है, ये है ना, या पदार्थ का गुण है। प्रतिरोध कोई बच्चों पदार्थ है या पदार्थ का गुण है। हमने क्या बोला कि प्रतिरोध किसी पदार्थ का गुण है बच्चों, जिसकी वजह से वह विद्युत धारा का विरोध करता है। मान लो कि हमारे पास बच्चों एक पदार्थ है, ए नाम का एक पदार्थ है, अगर इससे होकर करंट पास होगा, इससे होकर बच्चों करंट फ्लो होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन जाने की कोशिश करेगा, तो मेरे बच्चे ये इधर से है ना, ये इधर से उल्टा फोर्स लगाएगा, इसको रोकेगा, ये इसको रोकता है भाई, है ना, ये इनको रोकता है। प्रतिरोध किसी चालक का गुण होता है जो अपने में से होकर बह रहे हैं। यहाँ से विद्युत धारा जा रहा है, देखो ये इसको देखो, ध्यान दो, ये बच्चों हमारा करंट है, ये विद्युत धारा ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये इसको ऐसे रोकेगा, ये रोकने का काम करता है ना। फिर ये अगर ज्यादा कैपेसिटी वाला उसको ऐसे धकेलेगा धकेला धकेला, और इसके बीच बच्चों क्या होता है? इसमें घर्षण होता है, उसी की वजह से बच्चों ऊष्मा का प्रवाह होता है ना, यहीं से बच्चों ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, ऊष्मा का प्रवाह भी होने का कारण होता है प्रतिरोध। तो प्रतिरोध किसी भी चालक का वह गुण होता है जो अपने में से होकर बह रहे हैं, विद्युत धारा का विरोध करता है। विद्युत धारा क्या करता है? विरोध करता है, याद रखिएगा। प्रतिरोध के बारे में पूछा है मेरे बच्चे, क्या लिखना है? हमें लिखना है तो किसी पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जो उनसे होकर धारा के प्रवाह का विरोध करता है, उनसे होकर धारा का प्रवाह का विरोध करता है, उसे उस पदार्थ का विद्युत प्रतिरोध या सिर्फ प्रतिरोध कहते हैं। इसका एसआई मात्रक बच्चों बताओ क्या होता है? एसआई मात्रक क्या होता है? तो एसआई मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का फार्मूला होता है रेजिस्टेंस बराबर आर बराबर वी अपॉन आई। क्या होता है? वी अपॉन आई इसका फार्मूला होता है, ओम के नियम से हमने निकाला था, याद होगा आप लोगों के। ओम के नियम में फार्मूला क्या पढ़े थे? वी बराबर आई आर होता है मेरे बच्चे, आर बराबर वी अपॉन आई होता है, आई बराबर अगर हम लोग देखें तो वी अपॉन आर होता है। ये फार्मूला हमने बनाया था भैया, इतना डीजे बगल में बजा, मुझे बच्चों सुनाने पर पढ़ा रहा हूं। चलिए, किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो किसी चालक का प्रतिरोध डिपेंड इस पे करता है कि भाई सबसे पहले पदार्थ की प्रकृति पर। मैंने पढ़ाया था ना कि पदार्थ चांदी का है या सोना का है, तो पहला होता है पदार्थ की प्रकृति, पहला होता है पदार्थ की प्रकृति पर, फिर होता है नंबर दूसरा बच्चों पदार्थ की लंबाई पर, पदार्थ की लंबाई पर, फिर तीसरा पढ़ाया होगा पदार्थ की मेरे बच्चे चौड़ाई मोटाई पर, पदार्थ की मोटाई पर, उसके बाद मेरे बच्चों टेंपरेचर पर निर्भर करता है, तापमान पर, है ना, तापमान। मैंने बताया था कि अगर बच्चों कोई पदार्थ ठंडा है उसमें करंट स्पीड से बहता है, यानी बच्चों हमने बताया था आपको कि जैसे जैसे चालक का मेरे बच्चे ताप बढ़ता है, ताप बढ़ने से प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा? ताप बढ़ने से प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है? किसी चालक का ताप बढ़ने से प्रतिरोध पर क्या असर पड़ता है? आपने कहा था सर ताप बढ़ने से प्रतिरोध पर क्या असर पड़ेगा? ताप बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, ताप बढ़ने से प्रतिरोध क्या होगा जल्दी बताना मेरे बच्चे? ताप बढ़ने से प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध बढ़ेगा। ताप बढ़ने से प्रतिरोध क्या होगा? ताप बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ेगा। ताप बढ़ने से प्रतिरोध क्या होगा? राहुल कुमार जी, आशुतोष कुमार, विकास कुमार, प्रवीण कुमार, साक्षी कुमारी, आकाश कुमारी, जल्दी बताओ ताप बढ़ने से प्रतिरोध क्या होगा? बढ़ेगा। संजय सर बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ओम के नियम को लिखिए। ओम का नियम बच्चों अगर शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो हमें ओम का नियम शॉर्ट में आएगा, अगर सत्यापन करने के लिए आएगा तो उसके लिए भी हम बच्चों क्लास लेंगे। तो ओम के नियम में मैंने क्या बताया था भैया? देखो ओम के नियम में क्या होता है कि अगर हम टेंपरेचर को नहीं बढ़ाए, ध्यान दीजिए बच्चों, ये हमारा अगर मान के चलो ओम के नियम में देखते हैं, हम एक बैटरी लगा लेते हैं, बैटरी बच्चों, है ना, बैटरी बच्चों मान के हमने लगा दिया। अब यहाँ से करंट फ्लो करवाना है, करंट फ्लो करवाना है, यहाँ पर बच्चों बल्ब करवाना है, और यहाँ पर ए मीटर से उसको नापना भी है ना, नापना है मेरे बच्चे। तो अगर मैं यहाँ पर मान लो कि बच्चों 2 वोल्ट का बैटरी लगाता हूँ और करंट इसमें बच्चों 1 एम्पीयर जाता है, 1 एम्पीयर करंट जा रहा है ना, 1 एम्पीयर, आई का मान बच्चों 1 हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर लगा रहा हूँ बच्चों 4 वोल्ट की बैटरी, 4 वोल्ट की बैटरी, तो मेरे बच्चे बताओ, है ना, या फिर आप ये समझो 4 वोल्ट लगा रहा हूँ बच्चों, है ना, या ऐसे समझो अगर इसमें करंट है ना, अगर इसमें करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पीयर, 2 एम्पीयर, तो यहाँ पर जब मापा जा रहा है ना इनके बीच में विभवांतर, विभवांतर को मापा जा रहा है, तो बच्चों विभवांतर कितना निकल रहा है? विभवांतर कितना माप रहा है? इसके बीच विभवांतर निकल रहा है बच्चों मान के चलो 4 वोल्ट। अगर बच्चों करंट बह रहा है 4 एम्पीयर तो ये फिर निकल रहा है 8 वोल्ट। करंट बह रहा है बच्चों 6 एम्पीयर तो ये निकल रहा है 12 वोल्ट। यानी बच्चों इनके बीच में जो रेशियो होता है, आर और वी के बीच जो रेशियो होता है ना, वो हमेशा नियत होता है। ये तब होगा, लेकिन इसमें एक शर्त है, लेकिन एक शर्त है, ओम के नियम में बस एक शर्त होता है कि भाई आपको टेंपरेचर, पदार्थ का तापमान नहीं चेंज करना है। यदि पदार्थ का तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो उसमें से होकर बह रही विद्युत धारा, उसमें से होकर बह रही विद्युत धारा आई और बच्चों प्रवाहित विभवांतर वी के अनुपात हमेशा समान होता है। दोनों का अनुपात हमेशा समान होता है, यानी आई प्रोपोर्शनल टू वी, यानी बच्चों बीच में अगर आप आर लाओगे तब होगा वी बटा आई, आर बराबर होता है वी बटा आई, वी बटा आई। इसलिए बच्चों पूछा जाता है ओम के नियम में क्या नियत रहता है? ओम के नियम में क्या नियत रहता है? तो बच्चों ताप या तापमान नियत होता है ओम के नियम में बच्चों, है ना, ताप या तापमान क्या होता है? नियत होता है। मेरे बच्चे अगर कोई अगर हो तो भैया लोग पागल घोषित कर दे, पता है, देख कर आप पागल हो जाएंगे। एक जगह पर, एक यहाँ पर पंडाल बना है, एक यहाँ पंडाल बना है, एक यहाँ पंडाल, एक ही जगह पर 3 पंडाल बना है। यहाँ पर हो रहा है प्रखंड हो या जिला बाबू आरे से हिला, यहाँ लिख रहा है मेरे बच्चे, है ना, कि राइफल से खुटा ठुकाई, और यहाँ पर, है ना, यहाँ पर चल रहा है मेरे बच्चे केला के थंब पर, है ना। तो ये देखिए ये 3 अलग अलग जगह पर गाना बज रहा है, देखिए, है ना, इतना। और यहाँ पर हो क्या रहा है? सरस्वती पूजा, दिस इज सरस्वती पूजा, ध्यान दीजिए मेरे बच्चे, ये है सरस्वती पूजा, है ना, कि आरा से हिला और राइफल के नोक पर और केला के थंब पर, यही बज रहा है गाना। आप सोचिए इसी को बोलते हैं सरस्वती पूजा। सुन करके कितना भद्दा लगता है, लगता है भाई मर जाए डूब करके। बताइए कैसे पूजा करते हैं लोग, किनको समझाएं? अब कितना लोगों को समझाने जाइएगा, बताइएगा तो सरस्वती पूजा में मना करता है, अब हम क्या बताएं? ठीक है, चलिए हम कहाँ थे अभी? हम कहाँ थे? 21 नंबर में थे क्या? एक बच्चा बोला 21 नंबर मिस्टेक है मुझे, क्या बात है 21 नंबर में? अच्छा, यहाँ पर श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध, उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। बिल्कुल सही लिखा मैंने। इसमें मिस्टेक कहाँ से हो गया बताइए? कहाँ से मिस्टेक हो गया बच्चों? अगला क्वेश्चन हम यहाँ पर थे, यहाँ थे मेरे बच्चे की, कहाँ थे? यहाँ थे ना। अच्छा, ओम के नियम में ना, तो ओम के नियम में देखिए, ध्यान दीजिएगा, ओम के नियम में क्या होता है? ओम के नियम में देखिए क्या होता है? यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन ना हो, टेंपरेचर चेंज ना हो, तो उससे प्रवाहित विद्युत धारा, उससे प्रवाहित विद्युत धारा आई उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर वी के समानुपाती होता है, यानी आई प्रोपोर्शनल टू आई समानुपाती, है ना, आई समानुपाती होता है वी का। तो बच्चों आर बराबर लिखेंगे, आर बराबर लिखेंगे वी अपॉन आई, आर बराबर क्या लिखेंगे? वी अपॉन आई, आर बराबर क्या लिखेंगे? वी अपॉन आई, आर बराबर क्या लिखेंगे? वी अपॉन आई, आर बराबर लिखेंगे वी अपॉन आई, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। मेरे बच्चे 28 नंबर क्वेश्चन पे लिखा है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, मैंने बताया था ना, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, नोट कर लीजिएगा। ऊष्मीय प्रभाव मेरे बच्चे कहते हैं कि विद्युत से क्या पैदा होता है? बताओ, विद्युत से क्या पैदा होता है? सर ऊष्मा पैदा होता है। विद्युत से क्या पैदा होता है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, विद्युत से क्या पैदा होता है? ऊष्मा पैदा होता है। बच्चों देखो, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझ सकते हैं? मेरे बच्चे हमने देखा, एक उदाहरण दिया बल्ब का, एक उदाहरण आप लोग बल्ब का समझिए। बल्ब में क्या होता है? एक बल्ब का उदाहरण समझिएगा मेरे बच्चे। बल्ब जब लाल वाला बल्ब जब जलता है तो बल्ब गर्म होता है, बोलो आ जाना, गर्म होता है। एक उदाहरण देते हैं बच्चों आयरन का, जब आयरन हमारा होता है ना, आयरन जिसे हम लोग
रहा है, तो इन सभी में विद्युत जो है ना वो कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, किसमें किसमें हो रहा है बताओ, ऊष्मा में, है ना, किसमें ऊष्मा में कन्वर्ट हो रहा है, हीट में, मतलब करंट का प्रयोग ऊष्मा के लिए करते हैं। तो पूछा गया है बच्चों विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं, तो देखेंगे जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब कोई भी चालक ले लीजिए, चालक मैंने जिससे होकर करंट पास हो सके, है ना, समझ रहे हैं आप, जो प्लास्टिक में पास थोड़ी ना होगा। कहते हैं जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब वह चालक गर्म हो जाता है, तब चालक क्या होता है, ज्यादा करंट बहने से गर्म गर्म हो जाता है, अर्थात विद्युत धारा का ऊष्मा में रूपांतरण हो जाता है, इसे ही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, ठीक है ना, ज्यादा करंट फ्लो से होता है वह चालक गर्म हो जाएगा और इसे ही विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, हो जाएगा। इसका प्रयोग कहां होता है, तो लिखेंगे बच्चों इसका प्रयोग, है ना, इसका प्रयोग कहां होता है, इसका प्रयोग मेरे बच्चे सबसे पहले मैंने बताया, इसका जो प्रयोग है वो कहां होता है, इसका प्रयोग बल्ब में, इसका प्रयोग बच्चों बल्ब में, इसका प्रयोग बल्ब मेरे बच्चे आयरन, है ना, आयरन बल्ब आयरन एवं मेरे बच्चे एवं अगर देखेंगे तो फ्यूज में, विद्युत फ्यूज में भी होता है, बल्ब आयरन विद्युत फ्यूज होगा ना, एवं विद्युत फ्यूज में होता है, विद्युत फ्यूज में होता है, आदि भी लिख सकते हैं, कॉमा देकर विद्युत फ्यूज लिखकर आदि लिख सकते हैं, आदि में होता है, तो विद्युत फ्यूज में भी इसका प्रयोग होता है। सर कितना प्रश्न है आज बच्चों, 30 प्रश्न पढ़ाएंगे। अब हम लोग पढ़ाएंगे विद्युत शक्ति, बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयारी करना है, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं मेरे बच्चे, शक्ति ये ऊर्जा की खपत की दर को, विद्युत शक्ति कहते हैं, पढ़ाएंगे बच्चों, ऊर्जा, है ना, ऊर्जा खपत का दर, माने समय, यानी बच्चों की शक्ति बराबर P बराबर, है ना, P यानी शक्ति, ऐसे मतलब ना बच्चों, यानी W बराबर J/S, ये शक्ति बराबर ऊर्जा बटा समय, हमने पढ़ाया होगा बच्चों, किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के व्यय की दर को, है ना, ऊर्जा के व्यय की दर को उस परिपथ का विद्युत शक्ति कहते हैं। याद किए हैं बच्चों, याद है तो बताइए, कि हां संजय सर याद है तो बताइए बच्चों कि किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा की खपत की दर को, ऊर्जा के व्यय की दर को ही विद्युत शक्ति कहते हैं बच्चों। शक्ति बराबर होता है ऊर्जा बटा समय, यानी शक्ति को बच्चों, ऊर्जा को हम लोग ऊर्जा का ऐसे मात्रक जूल होता है, शक्ति को बच्चों वाट होता है, शक्ति का ऐसे मात्रक वाट होता है, ऊर्जा का जूल होता है और समय का मेरे बच्चे सेकंड होता है, इसलिए बच्चों वाट को W से, जूल को J से और सेकंड को S से, तो W बराबर J/S। तो ऊर्जा के किसी विद्युत परिपथ में ऊर्जा के व्यय की दर को याद रखना, विद्युत ऊर्जा के व्यय की दर को उस परिपथ का शक्ति कहते हैं, समझ गए ना, चलिए बताइए हो जाएगा। यस मेरे बच्चे शक्ति का ऐसे मतलब बताइए, SI मतलब बताइए, शक्ति का ऐसे मतलब बताइए, शक्ति का SI मात्रक है, भगवान सद्बुद्धि दे भगवान इन लोगों को, SI मात्रक बताइए ना, तो बच्चों कहते हैं शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है, वाट, है ना, शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है बताइए, शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है, वाट होता है, ठीक है ना, मेरे बच्चे व्यापारिक मात्रक पूछा जाए, है ना, व्यापारिक मात्रक तो विद्युत ऊर्जा का होता है, चलिए शक्ति का होता है ना, और बच्चों 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुना 10 टू द पावर 6 जूल, याद रखना बच्चों, और कहते हैं एक अश्व शक्ति बराबर यानी 1 एचपी बराबर क्या होता है, 1 एचपी का मोटर है, 1 एचपी बराबर 746 वाट होता है, 1 एचपी बराबर 746 वाट होता है। लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आज की क्लास के लिए मेरे बच्चे, लास्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए बच्चों ये लिखा है श्रेणीक्रम, तो पहले हो चुका है ना, प्रतिरोधकों का श्रेणीक्रम समूहन से क्या समझते हैं, तो श्रेणीक्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधकों के अलग-अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, ये तो पहले हो चुका है, इसलिए क्वेश्चन और एक्स्ट्रा करवा देते हैं मेरे बच्चे, पाना प्रतिरोधकों का समांतर क्रम समूहन भी आप लोगों को पढ़ाए होंगे, इसमें क्या होता है, समांतर या पार्श्व क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम पढ़ाए होंगे, व्युत्क्रम उन प्रतिरोधकों के योग के व्युत्क्रम के बराबर होता है, यानी बच्चों ध्यान दो, 1/r बराबर 1/r 1/2 ठीक है, तो यहां तक कंप्लीट करके रखेंगे, तो बताइए यहां तक कंप्लीट करेंगे, बताइए एक और सवाल है बच्चों, रुक जाइए, ज्यादा नहीं क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों कि 4 ओम 6 ओम और 8 ओम वाले तीन प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, जल्दी बताओ, श्रेणी क्रम में जोड़ने से समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, है ना, समतुल्य श्रेणी क्रम में जोड़ने से बच्चों समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। सर 26 जनवरी क्लास कल बंद होगा, देखिए मॉर्निंग वाला तो बंद होगा बच्चों, क्योंकि पता है आप लोगों को 26 जनवरी में ठंडा फराना बहुत जरूरी है हम लोगों को, बताइए समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा मेरे बच्चे श्रेणी क्रम में जोड़ने से, तो श्रेणी क्रम का सीधा नियम है RS R1 प्लस में R2 प्लस में R3, तो श्रेणी क्रम में सीधा नियम है, हम बच्चों सबको जोड़ेंगे 4 प्लस 6 प्लस 8, मेरे बच्चे आंसर ओम में आना चाहिए, तो बच्चों 6 4 10 18, तो 18 ओम आ जाएगा, ठीक है ना। इसी को अगर हम बच्चों पार्श्व क्रम में जोड़ें, इसी को समांतर क्रम में जोड़ें बच्चों, समांतर क्रम में जोड़ें तो क्या होगा बताइए, समांतर क्रम में फार्मूला होता है 1/r, यहाँ पर बच्चों पैरेलल है तो P लिखेंगे, R1 प्लस में 1/में R2 लिखेंगे, प्लस 1/r3 लिखेंगे, पहला क्वेश्चन 1/4 है प्लस 1/6 है 1/8 है, बताइए इसका एलसीएम क्या होगा, 4 6 8 का एलसीएम 24 होगा, 4 के बारे में 6 बार में, ये 4 बार में प्लस में 3 बार में, मेरे बच्चे 10 3 13 बटा लिखेंगे 24, 13 बटा लिखेंगे 24 लिखेंगे 1/r का वैल्यू है, 1/r का वैल्यू है, 1/r का r निकालेंगे तो उसको उल्टा देंगे 24/13 ओम क्या लिखेंगे, 24/13 ओम क्या लिखेंगे, 24/13, तो मेरे विद्यार्थी जी 13 ना 24/13 सर ये तांडव क्लास साइंस का कितना दिन करवाइएगा, कम से कम मेरे बच्चे 5 या 6 तो करवाएंगे ना, मिनिमम 5 या 6 तो करवाएंगे ना, 5 या 6 तो करवाएंगे ना, ठीक है ना। अरे अभी देखिए ना, हम 3 फरवरी के बाद फ्री हो जाएंगे बाबू, मेरे 12th मैथ का बच्चा का पेपर कब है, 12th मैथ के स्टूडेंट का पेपर कब है 3 फरवरी को, 3 फेब के बाद तो हम बच्चों एकदम पगला है ना, 3 फेब के बाद बच्चों फिर हम बहुत फ्री है ना, 3 फरवरी के बाद मेरा फिर 12th में कुछ नहीं है, तो उसके बाद हम पूरा फ्री है, 3 से लेकर 17 यानी 14 दिन बच्चों सिर्फ और सिर्फ हम आप लोग के लिए हैं, 14 दिन सिर्फ और सिर्फ आप लोग के लिए रहेंगे, समझ गए ना, तो हर बच्चों 14 दिन बहुत होता है, एक दिन बहुत पढ़ा देते हैं हम। चलिए आगे क्या लिखा है मेरे बच्चे विद्युत बल्ब के बारे में, तो विद्युत बल्ब के बारे में कौन-कौन जानते हैं बताइए, विद्युत बल्ब का एक नामांकित चित्र बनाइए, पेपर में आपका आएगा, विद्युत बल्ब का एक नामांकित चित्र बनाइए, आपके पेपर में आएगा, तो बच्चों सबसे पहले क्या बनाना है, सबसे पहले आपको बनाना है सबसे ऊपर वाला पार्ट बच्चों ना, सबसे ऊपर वाला पार्ट बनाएंगे, ये मेरे बच्चे धातु की टोपी है, यहाँ पर स्पर्शक बटन दो देना मेरे बच्चे, उसके बाद बल्ब का यहाँ से हम लोग शेप लेना स्टार्ट करेंगे, देखिए बल्ब बना देंगे, तो बल्ब बना देंगे, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया मेरे बच्चे, अरे भैया ये क्या छू दिया मैंने, ठीक है ना, चलिए बल्ब बना दिया, अब यहाँ से मेरे बच्चे हम लोग लेकर आएंगे, यहीं से लेकर आएंगे और उसके बाद इस तरह से बच्चों हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ से इस तरह से कर देंगे। अब बताइए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे मेरे बच्चे क्या लिखेंगे, धातु की टोपी, सॉरी ये क्या लिखेंगे स्पर्शक बटन, है ना, स्पर्शक बटन बटन लिखेंगे, इसको लिखते हैं बच्चों धातु की टोपी, ये क्या है, ये धातु की टोपी, धातु की टोपी है, ये क्या है बच्चों कांच है बच्चों, ना कांच है, ये कांच है, ये है मेरे बच्चे, ये क्या है, ये हमारा है मेरे बच्चे तंतु, ये है बच्चों फिलामेंट, ये क्या है, ये फिलामेंट है बच्चों, फिलामेंट जो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है, ये क्या है मेरे बच्चे, अब इसके अंदर में कौन सी गैस होती है बताओ, इसके अंदर कौन सी गैस होती है मेरे बच्चे, ये लिखा था नाइट्रोजन और नाइट्रोजन और प्लस में आर्गन, है ना, नाइट्रोजन और प्लस में आर्गन बच्चों, कई हीलियम भी मिलता है लिखने के लिए, लेकिन मेनली है बच्चों आर्गन, नाइट्रोजन प्लस आर्गन गैस इसके अंदर बना होता है, ये बल्ब का नामांकित चित्र बनाने के लिए सीख लीजिएगा, 5 मिनट के अंदर सीख लीजिएगा, 5 मिनट के अंदर सीख लीजिएगा, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। अब इसके बारे में देखिए यहाँ पर बना हुआ है, ये सही बना हुआ है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन बच्चों ग्लास बल्ब है, बच्चों ये कांच का है ना, गैस फिलिंग इसके अंदर गैस भरा है, टंगस्टन का फिलामेंट, ये टंगस्टन का फिलामेंट बताया है, सपोर्ट वायर, ये इसको सपोर्ट मतलब सहाय है ना, मेरे बच्चे ये सपोर्ट वायर, इसको बोलते हैं सपोर्ट वायर, और ये बच्चों लीडिंग वायर यानी मतलब ये मेन वायर है, ये सपोर्ट वायर है, और कहते हैं बच्चों है ना, ये भी हमारा एक वायर है बच्चों, टूनेट वायर इसको बोला गया है, और ये बच्चों ये हमारा स्लेम है, ये फ्यूज है, ये बच्चों कैप है ना, ये अंग्रेजी में लिखा है, बाकी हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं इसको, ठीक है ना। अब देखिए बल्ब के बारे में क्या पढ़ना है, ध्यान दीजिएगा, जो बल्ब होते हैं मेरे बच्चे, बल्ब विद्युत बल्ब, हाँ विद्युत बल्ब कांच का बना होता है, सबको पता है बोलो, हाँ बिल्कुल होता है, इसमें धातु की टोपी लगी होती है, बिल्कुल होती है, जिस पर दो स्पर्शक बटन होते हैं, बिल्कुल होते हैं, जिसकी सहायता से विद्युत धारा तंतु तक पहुंचता है, इसमें टंगस्टन के पतले तार की एक छोटी टेढ़ी हुई कुंडली होती है, जिसे तंतु या फिलामेंट कहते हैं, या तंतु टंगस्टन का बना होता है, जो बिना गले 2700 डिग्री सेल्सियस ताप पर हमें प्रकाश देता है,
है, विद्युत बल्ब में हवा की मात्रा निकालकर उसमें निष्क्रिय गैस आर्गन और नाइट्रोजन भरी जाती है। ठीक है ना, हो जाएगा। हम पहले भी बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, हो जाएगा मेरे बच्चे। जल्दी बताओ फटाफट से। लास्ट क्वेश्चन है विद्युत फ्यूज के बारे में। मैंने बताया बच्चों विद्युत फ्यूज क्या होता है, याद रख लीजिएगा, आज की तैयारी कर लेना। विद्युत फ्यूज के बारे में, विद्युत फ्यूज बच्चों हमारे घरों में लगा होता है, यह सुरक्षा कुंजी है ना। विद्युत फ्यूज क्या होता है बताओ, विद्युत फ्यूज क्या है? विद्युत फ्यूज बच्चों हमें सुरक्षा प्रदान करता है, यह एक प्रकार का सुरक्षा कुंजी कह सकते हैं इसको, यह एक सुरक्षा कुंजी होता है। तो विद्युत फ्यूज एक ऐसी युक्ति होती है जो विद्युत परिपथ में जुड़े उपकरणों को नष्ट होने से बचाता है। यह उच्च प्रतिरोध एवं कम गलनांक वाले तार होते हैं, मतलब जल्दी गल जाएगा बच्चों, लेकिन प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है ना। जब कभी भी विद्युत परिपथ में अचानक धारा का मान बढ़ जाता है तो यह फ्यूज गल जाता है, जिसके कारण से विद्युत धारा का संपर्क अन्य उपकरणों से कट जाता है और ये क्षतिग्रस्त होने से बच जाते हैं। मैंने पढ़ाया है, बहुत अच्छे से पढ़ाया आप लोगों को विद्युत फ्यूज क्या होता है। विद्युत फ्यूज मेरे बच्चे ऐसे तार का बना होता है जिसका प्रतिरोध कैसा हो बताओ, जिसका प्रतिरोध कैसा हो, है ना। विद्युत फ्यूज ऐसे तार का बना होता है जिसका प्रतिरोध हमेशा उच्च हो, और मेरे बच्चे गलनांक कैसा हो, गलनांक मेरे बच्चे कम हो। पता है मेरे रूम में बस थोड़ा बहुत कहीं कहीं पर खिड़की हल्का हल्का छेद है, बस हवा आने का, उससे होकर इतना मतलब है ना, इतना ज्यादा है ना, इतना ज्यादा बच्चों को आता है, क्या बोलते हैं, साउंड आ रहा है, बहुत साउंड आ रहा है, बहुत बहुत साउंड, समझ हो जाएगा। तो मेरे विद्यार्थी जी, आप लोगों का ये कर्तव्य है कि इतने क्वेश्चन को तैयार करना, बोलो हो जाएगा। इतने क्वेश्चन को तैयार करना आज आप लोगों का काम है। थैंक यू सो मच, आप लोग आज की क्लास में जुड़े बच्चों, और इतना प्यार दिया आप लोगों ने, बताओ हो जाएगा। फटाफट बोलो, क्या आज जो भी क्वेश्चन पढ़ाया गया है सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे? एक बार जल्दी से यस लिख करके भेजना गुरुजी। किसी भी हाल में आज का आपका होमवर्क है कि किसी भी हाल में इन सभी क्वेश्चंस को रिवीजन करना है। जितने भी क्वेश्चन आज आपको पढ़ाए गए हैं 100% मुझे रिवीजन चाहिए, कल इसके आगे कंप्लीट करेंगे। किसी भी हाल में कंप्लीट करना है, कमेंट बॉक्स में आपको लिख के जाना है कि सर आज हम किसी भी हाल में इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, है ना। चलिए चलिए लवी बच्चों, और अपने सभी भाइयों को बता दीजिएगा कि आज लॉन्चिंग है शाम को आज का क्लास बच्चों आप लोग काम नहीं लेंगे, है ना। फिर कल से कंटिन्यू सब कुछ हो जाएगा। तो जल्दी बताओ, बता देंगे सबको, बता दीजिएगा। 9 वाले छोटे भाई बहन को, भैया दिशा में 9 का बैच आ रहा है और 10 का बैच आ रहा है शाम को 6 PM में, और आप लोग भी जुड़िएगा, मुझे अच्छा लगेगा, आप लोग भी टाइम मिलेगा तो जरूर जुड़िएगा, ठीक है ना। चलिए बच्चों, शाम को एक बार देखने जरूर आइएगा क्या हो रहा है।